Hello everyone, I welcome you to this channel. I am Sagar Sahu. I am basically your physics companion for today's class. So today we are going to discuss about how to score minimum 55 mark in CG board. Okay, so let's discuss how can you score more than 55 or 60 within 15 to 20 days. तो अगर हम लोग देखेंगे तो अपने में 70 मार्क का टोटल क्वेश्चन आता है, जिसमें से 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क वाले, 4 और 5 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं टोटल में 15 और 2 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं 7, 3 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं 6, 4 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं 2 ठो और 5 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं 3 ठो। तो ये 1 मार्क वाले 15 में से 10 आएंगे आपके MCQ और 5 आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 15 मार्क टोटल हो जाएगा। और ये इसमें 14 मार्क और इसमें उस हिसाब से 18 मार्क है और इसमें 8 मार्क है और इसमें 15 मार्क है। तो इन टोटल आपको आ जाएगा 70 मार्क। ओके, सो सबसे बेस्ट जो है आपको ये करना है कि ब्लूप्रिंट में जिस हिसाब से जिस चैप्टर से जितना मार्क आएगा उसको आप याद रख लो, ताकि उस चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो उसी से रिलेटेड आप लिख सको करके। ओके, तो सबसे पहले जो कंप्लीट करना चाहिए मुझे लगता है वो ये है कि आपको 4 मार्क वाले जो है पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल रहता है कि इसी से क्वेश्चन आ जाता है और इसी टाइप का आते हैं। ठीक है, जैसा इसमें पूछ देता है कि टीचर का या स्टूडेंट का कैसा नेचर डिस्प्ले करता है, तो उसमें आपको स्कोरिंग करने में ईजी पड़ जाता है। तो पहले ये 8 मार्क आप स्कोर करने की ट्राई करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप 2 मार्क वाले सेक्शन में जाओ, जिस चैप्टर से आता है उसी चैप्टर के 2 मार्क वाले क्वेश्चन पढ़ो। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 3 मार्क वाले। तो 3 मार्क वाले उसके बाद जिस हिसाब से आता है जो चैप्टर से प्रेडिक्ट किया गया है उसी हिसाब से देख लो। और जो 5 मार्क वाले हैं, 5 मार्क आपका जैसे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से आ गया है, चार्ज और फील्ड चैप्टर से या पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म से, उसके बाद ऑप्टिक्स से। तो ये तीनों सेक्शन में आप क्या करो, 5 मार्क के लिए पहले 2024, 22 और 20 के जो क्वेश्चन आ गए उनको पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक पूरा का पूरा हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग इस सेक्शन में सिर्फ 1 मार्क वाले जो MCQ आते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क कैरी करके रखता है और इसमें आंसर जो है आपको चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज हम लोग इसमें सिर्फ 1 मार्क वाले को ही डिस्कस करेंगे। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे। तो पहले MCQ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड वाले से MCQ जो है, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेरीज विथ डिस्टेंस r। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E जो है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पॉइंट चार्ज के लिए उसका जो वैल्यू रहता है वो होता है Q डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। ओके, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसा डिपेंडेंसी रहेगा, 1/r² डिपेंडेंसी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं E = F/Q। ओके, यहाँ पे F क्या होता है, फोर्स होता है, Q जो होता है चार्ज होता है। तो उसी हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये फोर्स का आ जाएगा न्यूटन और चार्ज का आ जाएगा कूलम। ओके, तो न्यूटन बाई कूलम जो होगा इसका आंसर होगा, तो ये ऑप्शन C आ जाएगा। उसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ। तो किसी पॉइंट पे, मान के चलो ये आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर आपको प्रेडिक्ट करना है किस डायरेक्शन पे होगा, तो आप क्या करोगे। ओके, तो कैसे पता चलेगा,
फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तब आपको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अगर आप एक कंडक्टर ड्रॉ करते हो, मान लेते हैं ये इसी टाइप का एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अंदर में जो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो 0 होता है। कोई भी कंडक्टर हो, स्फेरिकल कंडक्टर हो, सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो, कहीं पे भी हो, अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन इसके अंदर में पोटेंशियल 0 नहीं रहता, ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ये 0 नहीं होता। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, या पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है पर पोटेंशियल 0 नहीं रहता। फिर उसके बाद है इफ़ डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज ट्रिपल्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स। ठीक है, अगर डिस्टेंस जो है एक पॉइंट चार्ज से क्या हो जाएगा, एक पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस की दूरी है या जो डिस्टेंस है वो ट्रिपल टाइम हो गया, 3 गुना हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मान लेते हैं कि पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देते हैं, E इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, अब ये जो है R जो हो वो क्या हो गया, 3 टाइम हो गया। ठीक है, मान लेते हैं R प्राइम है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ R हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E प्राइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाई 3R का स्क्वायर। तो 3R का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 1/9 3 का स्क्वायर, और बाकी ये रेस्ट हो गया KQ डिवाइडेड बाई R²। ये जो क्वांटिटी है KQ बाई R², ये अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो इसका मतलब कितने टाइम बढ़ जाएगा, ये 1/9 टाइम हो जाएगा। ओके, सो और 25 क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, तो ये अगर पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ से आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करोगे। ओके, थोड़ा मैनेज कर लेना, आपको ऐसे फील्ड लाइंस बाहर तरफ ड्रॉ करना है पॉजिटिव चार्ज के लिए, मतलब Q ग्रेटर देन 0 होने के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 2 इक्वल लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D अपार्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। 2 इक्वल चार्ज दिया गया है और कितने दूरी पे है, D डिस्टेंस अपार्ट पे है, तो मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो आप पहले ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो, ये आप यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज है Q और यहाँ पे एक चार्ज है Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। पूछा है मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो यहाँ पे ये दूरी कितना हो जाएगा, D/2, और इधर साइड जो डिस्टेंस है वो भी हो जाएगा D/2। ठीक है, तो एक जो है यहाँ पे अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो एक जो फील्ड के कारण फोर्स होगा या फील्ड जो होगा, एक इधर साइड में होगा और एक इधर साइड होगा। तो इसका मतलब अगर ये E1 है और ये E2 है, तो E1 और E2 दोनों बराबर हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो होगा E1 माइनस E2। ओके, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट जानने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू E.ds, जहाँ पर ds होता है एरिया, सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है फोर्स बाय चार्ज, और एरिया को हम लोग ए सपोज लिख लिए। ठीक है, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन,
फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम। ओके, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज पैरेलल इंक्लाइंड एट 45 डिग्री परपेंडिकुलर कोइंसिडेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान के चलिए अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए फील्ड लाइंस आप कैसे ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करोगे। ओके, पर उसी का पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहता है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो सरफेस है और ये जो फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है, तो इन दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे रहेगा, सर्कल रहेंगे। तो मान लेते हैं एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसको हम लोग सर्कल बना लिए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट से अगर मेरे को इस पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा। ओके, तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला आप बोल सकते हो पोटेंशियल से V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है, या dV इक्वल्स टू dW/dQ कर सकते हो। तो वर्क डन W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ V। अब देखो इस पॉइंट से आप जब इस पॉइंट के ले रहे हो तो यहाँ पे वेरिएशन इन पोटेंशियल, या अगर आप QdV से कैलकुलेट करोगे तो वेरिएशन इन पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे वेरिएशन हो नहीं रहा है। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज एलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कर रहे हो तो 0 होगा, पर अगर दूसरा सरफेस कहीं पे होगा, मान के चलो यहाँ से इस सरफेस से इस सरफेस को आपको लेना है, तो वो 0 नहीं होगा। वो डिपेंड करता है किस एंगल पे आप कैलकुलेट करते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो एक प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो कितना रहता है, उसका वैल्यू E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। ओके, यहाँ पर सिग्मा जो है वो आपका चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा डिफाइंड एज Q/A, चार्ज पर एरिया। तो यहाँ पे आप देखो Q, तो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन्फिनाइट प्लेन शीट के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ये भी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, 0 एवरीवेयर नहीं, 0 नहीं है, ये चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है, एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये 0 नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है, चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के अंदर में, तो अभी हम लोग डिस्कस ये किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, कोई भी चार्ज वाला अगर है अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, ये हमेशा 0 रहने वाले हैं, और पोटेंशियल 0 नहीं होने वाले, पोटेंशियल कांस्टेंट होने वाले, ये हम लोग अभी डिस्कस किए थे। तो इसका मतलब ये कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। उसके बाद है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी हम लोग डिफाइन किए थे कि फाई इक्वल्स टू E.ds, ds मतलब सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया के लिए हम लोग लिखे हैं। ओके, तो या फिर आप नॉर्मली एस भी लिख सकते हो या ए लिख सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखे थे F/Q, और ये हो जाता है एरिया। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए होता है L/T-2। ओके, और ये एरिया के लिए हो जाता है, सॉरी ये एरिया के लिए हो गया आपका L²। तो एरिया के लिए हो गया L² डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज के लिए करंट की डेफिनेशन से हम लोग चार्ज का निकालते हैं डायमेंशन। ओके, करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम होता है, तो चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम, और करंट को यहाँ पे हम लोग एम्पियर से लिखते हैं, तो AT।
तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये पावर ऊपर चल देगा, a-1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा और ये l³ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ml³ t-3 a-1। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा एक स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं रहता है, फोर्स का भी डायरेक्शन रहता है, एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन रहता है। मतलब ये सारे जो है इसके अलावा बाकी सब जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम। तो आप देख लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रहते हैं q एंड -q और ये स्मॉल डिस्टेंस पे रहते हैं और ये स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग 2a ले लेते हैं जिसको डाइपोल लेंथ बोलते हैं। तो इसका डायरेक्शन पूछा है इन दोनों का प्रोडक्ट को, जैसे p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ये q इंटू 2a हम लोग मानते हैं। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन पूछा है, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मोनोपोल के लिए मतलब पॉइंट चार्ज के लिए, सिर्फ अगर सिंगल चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है KQ डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, सिंगल चार्ज के लिए बोल रहा हूँ और यही पोटेंशियल होता है K टाइम्स ऑफ Q डिवाइडेड बाय R। ओके, लेकिन डाइपोल के लिए जो रहता है, ठीक है, डाइपोल मतलब दो चार्ज, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तो उस केस में ये 1/r³ हो जाता है, जबकि पोटेंशियल 1/r² हो जाता है। तो यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये 1/r³ होता। अगर पोटेंशियल पूछा रहता है तो 1/r² होता। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बदले सिर्फ इलेक्ट्रिक मोनोपोल देता, मोनोपोल मतलब होता है सिंगल चार्ज, आप पॉइंट चार्ज को मोनोपोल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा। उसके बाद है इफ़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बिकम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मीडियम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। तो इसको हम लोग E/K बोलते हैं कि इसका वैल्यू जो है इतना टाइम्स कम हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, मान के चलिए आप कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, एक लाइन ऐसा गया है और दूसरा लाइन आप ऐसा ड्रॉ कर दिए हो, ठीक है। तो ये बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फील्ड इज़ यूनिफॉर्म है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्स कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन। इस पॉइंट पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो गए वहाँ पे दो डायरेक्शन बताएगा, एक इधर मान लेते हैं और एक इधर। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का एक ही डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन नहीं रहता। तो ये आ जाएगा 18 का B। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ चार्ज, वॉल्यूम ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डिस्टेंस। तो एक चार्ज जो है, मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज बनाया हो जिसका मैग्नीट्यूड जो है Q है और एक चार्ज ड्रॉ किया हो इसका मैग्नीट्यूड 2Q है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल में चार्ज फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हो कि इस चार्ज Q से चार फील्ड लाइन्स ड्रॉ हो रहे हैं, या चार्ज फील्ड लाइन 4 फील्ड लाइन्स अगर ड्रॉ किए हो तो आप 2Q के लिए 8 ड्रॉ करोगे। तो इसका मतलब जो फील्ड लाइन्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके, मास के ऊपर नहीं, वॉल्यूम के ऊपर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस लॉ रिलेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये गॉस लॉ जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क क्वेश्चन के लिए, तो बेटर रहेगा कि आप 5 मार्क के लिए भी इसको अच्छे से देख लो। इसका डेरिवेशन यानी प्रूफ कैसे होगा और इसके जो 3 एप्लीकेशन हैं, ठीक है, खास करके प्लेन शीट और लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए आप देख लो इसके लिए।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेट्स विथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड होके जो गॉस लॉ हम लोग लिखे थे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज डिफाइंड एज ई डॉट डी एस। ये क्या होता है? ये होता है गॉस लॉ के हिसाब से चार्ज्ड एनक्लोज्ड, जितना अंदर में बंद होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो इसका मतलब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है? ये भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज, कितने चार्ज ये एनक्लोज करके रखा है। इसका मतलब अगर आप एक कोई सरफेस लिए हो, इसके अंदर में कितना चार्ज है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू एनक्लोज्ड या चार्ज एनक्लोज्ड। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 10 क्वेश्चंस जो बच गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज? कि टेस्ट चार्ज इनमें से किसी के ऊपर, या ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता? तो देखो, हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं ई इक्वल्स टू लिमिट क्यू टेंस टू जीरो एफ बाई क्यू। ओके, जो क्यू है टेस्ट चार्ज हम लोग लेते हैं, तो ये आप बोल सकते हो कि ये जो है इंडिपेंडेंट है, टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डबल्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बिकम्स। तो अगर एक मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन के हिसाब से वो है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं या क्या दे दिया गया है? ये दिया गया है चार्ज क्या हो गया है, डबल हो गया है, या आप अब डबल कर दिए, 2 टाइम कर दिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये आप क्लास 10 से पढ़ के आए हो, आपको पता होगा, 2 अनलाइक चार्जेस आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। 2 अनलाइक चार्ज मतलब एक अगर पॉजिटिव चार्ज है क्यू, तो दूसरा होगा माइनस क्यू। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे बोला जा रहा है। तो अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब अलग अलग डिफरेंट चार्ज है, तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर लाइक चार्ज होते तो वो दोनों रिपेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें ये दिया रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल सेल। तो एक चार्ज स्फेरिकल सेल के इनसाइड में, सेंटर मतलब कहाँ है, ये इनसाइड में है, तो इनसाइड में कितना रहता है, हम लोग बार बार डिस्कस किए हैं, ये 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ Q1 Q2 इज़ ग्रेटर दैन 0 देन चार्जेस। Q1 Q2 क्या बोल रहे हैं कि ग्रेटर दैन 0 है, Q1 इंटू Q2 है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है मतलब क्या है कि Q1 जो है और Q2 जो है, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो आप सोचो किन किन चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आता है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो आप मल्टीप्लाई करो तो ये 0 से बड़ा आएगा, जैसे 2 2, तो ये 4 आ जाएगा, 0 से बड़ा आएगा यानी पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करोगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 से ज़्यादा आएगा। ओके, तो इसका मतलब जो दोनों चार्ज है वो लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्ज है मतलब क्या होंगे, दोनों अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, या फिर रिमेन स्टेशनरी होंगे। तो क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। उसके बाद सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप के हैं। तो Q1 Q2 इज़ लेस दैन 0। इसका मतलब क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा Q1 तो Q2 क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तब के केस में ये क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसलिए मतलब एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मतलब दे आर अनलाइक चार्ज, लाइक चार्जेस नहीं है, तो अनलाइक चार्ज दे अट्रैक्ट। उसके बाद है व्हिच लॉ इज़ यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज होता है या डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करता है वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ जो है वो सिमेट्रिक चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन से, तब हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो एक सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है एक पॉइंट पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में बी नॉन जीरो, इनमें से कौन सा है जो नॉन जीरो हो सकता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है एक पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? जीरो हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है E इक्वल्स टू F/Q। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा। ठीक है, अब फ्लक्स को अगर देखोगे तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू डिफाइंड एज E.ds। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा। पर हम लोग देखे थे या डिस्कस किए थे कि इनसाइड एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है पर पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ना होने के चांसेस हैं, मे बी नॉन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज मैक्सिमम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मिड पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट टू चार्ज, जीरो चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट चार्ज के लिए जो डिफाइन या जो फॉर्मूला रहता है वो होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r²। अब देखो ये वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको मैक्सिमम चाहिए। ये जो मैक्सिमम कब होगा? जब ये जो r है, ठीक है, वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इसका मतलब कहाँ पे होना चाहिए? नियरेस्ट पॉइंट टू चार्ज, चार्ज के पास में जब रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट चार्ज लिए हो तो इसके फील्ड लाइन्स जब ड्रॉ करोगे, जैसे अगर आप फील्ड लाइन्स बहुत सारे ड्रॉ करोगे तो ये पास में ही क्या होगा? ज़्यादा डेंस होगा। तो ज़्यादा डेंस मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूर पे जब जाओगे तो इसके फील्ड लाइन्स धीरे धीरे लेस डेंस होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 जो एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दिया है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर पे रखा गया है। तो ये आप इसमें से कौन सा वैल्यू रहेगा फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से आप जानते हो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज दे दिया है 1 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम, और ये 1/4πε का वैल्यू रहता है 9 × 10⁹ ठीक है। उसके बाद 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶। फिर उसके बाद दूसरा चार्ज है 2 × 10⁻⁻6 2 माइक्रोकूलम। उसके बाद डिवाइडेड बाय, अब r², r आपका 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर उतना ही होगा तो छोड़ देते हैं। ये हो गया 9 × 2 9 × 2 × 10 का पावर अगर देखोगे यहाँ पे है 9 तो आप लिख दो 9। फिर उसके बाद जब बेस सेम रहता है 10 10 है तो इसका सिंपली एडिशन हो जाता है, मतलब -6 -6 तो हो जाएगा 9 × 2 18 × 10। ये 9 - 6 ये दोनों को करोगे तो -12 हो जाएगा। 9 - 12 -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 0.018 न्यूटन। तो ऑप्शन ए होगा। ओके, तो इन सब को आप सॉल्व करो और हो सके तो प्रबोध नवबोध जिसमें भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं इनको भी आप सॉल्व करो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से रिलेटेड ऐसे ही MCQ। बाद में अगर ये कंप्लीट होता है तो हम लोग 2 मार्क वाले या 3 मार्क वाले देखेंगे।